Hello everyone, my name is Raman and welcome to CA Raman Luthra classes। तो पंजाब नेशनल बैंक अलग अलग पोस्ट के ऊपर 350 वैकेंसीज लेकर आया। हम जो यहाँ पे चर्चा करेंगे वो सिर्फ एक पोस्ट के बारे में करेंगे जो कि है ऑफिसर्स क्रेडिट की। ये स्केल 1 के लेवल की जॉब है, मतलब यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नोटिफिकेशन को हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस रोल के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो कि है 250 इस रिक्रूटमेंट की। सर, आप सिर्फ ऑफिसर्स क्रेडिट के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? और भी तो पोस्ट है जहां पे वैकेंसी आई है। तो इसके दो रीजन है। एक, मैं खुद एक क्रेडिट ऑफिसर रह चुका हूं, तो मेरे को आइडिया है कि किस टाइप का एग्जामिनेशन होता है, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इस रोल के ऊपर ढेर सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपर्टीज आ गई है इस रोल को प्रिपेयर करवाने में आप सभी को। इसके साथ साथ अगर हम आपके पर्सपेक्टिव से बात करें, आप कौन, आपके पास इस समय जॉब नहीं है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और आप चाहते हैं कि आप बैंकिंग में आके काम करें, तो क्रेडिट ऑफिसर का रोल बेस्ट रोल है बैंक में एंटर करने के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके भी दो रीजन है। एक, क्रेडिट ऑफिसर के रोल में आपको काफी अच्छे लेवल का काम मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपको आगे जाके ग्रो करना है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्केल के ऊपर इस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट लेकर आती रहती है। स्केल 2, स्केल 3 के लेवल पे भी रिक्रूटमेंट आती है क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर। साथ ही साथ जो बड़े बड़े डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें एक्सिम बैंक आता है, सिट भी आता है, NABFID आता है, ये भी क्रेडिट ऑफिसर के रोल के ऊपर रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं। तो एक बहुत अच्छा रोल है अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो। चलिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को आज से ओपन कर दिया गया है 3rd ऑफ मार्च से, जो कि ओपन रहेगा 24th ऑफ मार्च तक। आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम रखा गया है वो टेंटेटिवली रखा गया है, अप्रैल या फिर मई के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि आपको किन किन एरिया को पढ़ना चाहिए अगर आप इस एग्जामिनेशन, क्रेडिट ऑफिसर रोल के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है जी। आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ी होगी तो वहां पे सिलेबस नहीं दे रखा होता, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले ढेर सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं जहां पे सिलेबस आपको नहीं बताते। तो ये सिलेबस आपको खुद डिवाइस करना होता है कि हाँ जी, पहले किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया, उसमें किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से हम सिलेबस को डिफाइन करते हैं आप सभी के लिए। ठीक है ना। अगर पीएनबी की बात करें तो पीएनबी भी 23 के अंदर रिक्रूटमेंट लेकर आया था, 24 में रिक्रूटमेंट लेकर आया था। यहाँ पे तो वैकेंसी का नंबर भी 1000 था, और फिर इस साल फिर से 25 में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। चलिए आगे की बात देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 1000 वैकेंसी थी, बट एक्चुअल सिलेक्शन 750 स्टूडेंट्स का हुआ था, उनको जॉब मिली थी। तो यहाँ पर 200 से ऊपर हमारे सिलेक्शन थे। ये कुछ लोगों के आपके सामने फोटोज है। ऐसे 2023 के अंदर भी काफी सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे, आपके सामने उनकी डिटेल्स है। चलिए एक बार हम एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं और फिर हम प्रोफेशनल सिलेबस को डिटेल्स में जाकर समझेंगे। एलिजिबिलिटी है, स्केल 1 का लेवल है। यहाँ पे मिनिमम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 ईयर्स की, मैक्सिमम हो सकते हैं 30 ईयर्स। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है, या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या तो आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या तो आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, या फिर आपने फुल टाइम MBA कर रखे है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस कर रखा है। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे PGDM कर रखा है बैंकिंग के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी एलिजिबल होंगे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास MBA है तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है मार्क्स का, जो कि है 60%। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई कर रखा है, अगर आपने MBA PGDM कर रखी है तो वो 2 इयर्स की ड्यूरेशन का रेगुलर प्रोग्राम होना चाहिए, फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम, डिस्टेंस ये कंसिडर नहीं करी जाएंगी। आपकी एक MBA होती है जो कि होती है ऑनलाइन MBA। अब ऑनलाइन MBA के अंदर आपकी जो क्लासेस होती है वो डेली ही होती है, बट वो आपके लैपटॉप पे या फिर ऑनलाइन तरीके से होती है। तो वो भी एक फुल टाइम MBA है। आप क्लासेस को इन पर्सन जाके अटेंड नहीं कर रहे, बट आप रोज के रोज ऑनलाइन अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो उसको कंसिडर करा जाता है एज फुल टाइम MBA। ठीक है ना। अगर आपकी डुअल स्पेशलाइजेशन है तो कहीं ना कहीं 50-50% वेटेज होना चाहिए, जिसमें फाइनेंस का होना जरूरी है। अगर आपकी मेजर या माइनर वाली MBA है तो इस केस के अंदर मेजर आपकी फाइनेंस होनी चाहिए, और अगर 2 से ज्यादा आपकी स्पेशलाइजेशन है MBA के अंदर तो उस केस में आपको एलिजिबल नहीं रखा गया। साथ ही साथ अगर आपने जनरल MBA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए।
चलिए, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एक एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट वन के अंदर रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 25 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के, 25 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एंड इसके मार्क्स है 51 मार्क ईच। अब यहाँ पे जो लोगों की QRE थोड़ी सी वीक है तो उनको यहाँ पर खुश होना चाहिए, बल्ले बल्ले करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ही कम, मिनिमम कट ऑफ जाती है। कट ऑफ का एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। समझ में आती है बात? आपको मैं पहले से बता रहा हूं कि यहाँ पर पार्ट वन के अंदर जो QRE की कट ऑफ है वो बहुत ही कम है। इसके ऊपर अलग से डिस्कशन डिटेल में करा जाएगा। पिछले 2 साल की कट ऑफ को देख तो आपको बताएंगे हम, ओके ना। चलो, दूसरा पार्ट आता है प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि है 50 क्वेश्चंस और यहाँ पे मार्क्स है 100, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन। आपका 2 पार्ट में इस एग्जामिनेशन को डिवाइड इसलिए करा गया क्योंकि पार्ट वन क्वालिफाइंग नेचर का है। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मिनिमम मार्क्स लेकर आना है। उसके बाद पार्ट टू के बेसिस पे, प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। मुद्दे की बात है, प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ भी काफी कम जाती है। अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, तो 100% आप इंटरव्यू तक तो जाने वाले हैं। और इंटरव्यू में सिर्फ वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनके पास नॉलेज है। रट्टा मार के अगर आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो आप भूल जाएंगे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा आज के दिन से। चलिए, यहाँ पर लिखा गया कि कैंडिडेट्स जो मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएंगे पार्ट वन में, उन्हीं का क्या कहते हैं पार्ट टू इवेल्युएट होगा और उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे जो कि 50 मार्क्स हैं, और जो आपने इस एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल नॉलेज के एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उनको क्लब कर दिया जाएगा। तो 150 मार्क्स में से आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी। इस मार्क्स के बारे में डिस्कशन हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। मुद्दे की बात है, आपके सिलेक्शन के लिए आज के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल नॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को छोड़ दो एकदम, उसमें आप क्वालिफाई ना कर पाओ। ऐसा हो जाए प्रोफेशनल नॉलेज में इतने अच्छे मार्क्स और QRE आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। QRE को भी आपको पढ़ना है, बट अगर सिलेक्शन का जो एक की बताऊं तो वह प्रोफेशनल नॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर आना है, ठीक है ना। इसलिए हम इस सेशन के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज के टेस्ट को थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ था उसकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर देखने चाहिए। ये यूट्यूब में मैंने एनालिसिस डाला हुआ है, तो आप जरूर ये देखें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CA रमन लूथरा क्लासेस पे जाके आप इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपके सामने है PNB क्रेडिट ऑफिसर का प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस। अगर आपने नोटिफिकेशन देखी है तो वहां पे कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं होता, आपको खुद ही डिवाइस करना होता है कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में और किस टाइप का रोल है, तो यहाँ पे किस किस एरिया से क्वेश्चन आने चाहिए। चलिए, तो हमने अपने कोर्स को 6 मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है। पहला मॉड्यूल है बेसिक्स ऑफ क्रेडिट का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, क्रेडिट पॉलिसी, एक बैंक की क्या पॉलिसी होती है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोल रखा है, कितने टाइप ऑफ बोरोवर्स है, कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। क्रेडिट डिलीवरी कि किस वे में लोन दिया जा रहा है, सोल बैंकिंग है, मल्टीपल बैंकिंग है। अभी आपको थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट लग रही होगी सुनने में अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, बट कहीं ना कहीं इस बेसिक नॉलेज को गैदर करने के लिए आपको सिर्फ 3 घंटे लगाने हैं। तो 3 घंटे के अंदर ये आपका बेसिक नॉलेज ऑफ क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आ जाएंगे। तो क्या आप ये मॉड्यूल मिस कर सकते हैं? नहीं, आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉड्यूल पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे जो हम प्रोफेशनल नॉलेज को डिटेल में पढ़ेंगे वो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज ऑफ क्रेडिट आप 3 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद एक मॉड्यूल आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करनी है, उसी के बेसिस पे आप लोन देंगे, क्रेडिट देंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक हमने रखे हैं जो आपके NCERT के हैं। NCERT से जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। IBPS है ना जो आपका एग्जामिनेशन कराती है, तो यह NCERT से कुछ क्वेश्चन को उठा लेती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स को रखा है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, बट क्या पता आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, इसलिए प्रिकॉशनरी बेसिस पे आपको ये कवर करना चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं
जिन्होंने एमबीए कर रखे हैं बट वो साइंस साइड के हैं, तो उनके बेसिक फंडा क्लियर नहीं होते। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात तो दूर, अभी समझ में नहीं आता उनको। तो इसीलिए उनको ये बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉमर्स साइड के हैं तो आप इन टॉपिक को मिस करके इनके एमसीक्यूज अगर अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो भी काफी है। चलो, इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है शेड्यूल 3। 100% आपके जो एग्जामिनेशन होगा उसमें डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली शेड्यूल 3 में से क्वेश्चन आएगा। शेड्यूल 3 सिर्फ बैलेंस शीट नहीं है, यहाँ पे ढेर सारी अमेंडमेंट्स होती हैं, वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस से जरूर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ऐसे भी एग्जामिनेशन हुए जिसमें डोमिनेंट पार्ट रेशियो एनालिसिस का था, बट कुछ एग्जामिनेशन ऐसे भी हुए हैं जिसमें रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आए, फिर बहुत ही इजी लेवल के आगे। बट आपको रेशियो एनालिसिस को डीप में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा जो आगे के मॉड्यूल्स आने वाले हैं। चलो, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिक लेवल का आपको पढ़ना है। मॉड्यूल 3 आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये भी कहीं ना कहीं आपने एमबीए के टाइम पे पढ़ रखा होगा। इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट्स बैंक है, उनमें आपस में क्या फर्क है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आरआरबीज क्या होते हैं। इसके बाद अलग अलग टाइप के एनबीएफसीज, हर एक जो एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ले रहा है एनबीएफसी पे जोर डाल रहा है, आपको एनबीएफसी से जरूर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद आपका जो लेवरेज के ऊपर है, जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखे गए हैं। कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो अलग अलग टाइप के आपके कैपिटल बजटिंग के फॉर्मूलाज हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट एक बेसिक टॉपिक है, आपको जरूर इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको अपने कोर्स में रखा हुआ है। अगला पार्ट आता है जिसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। आप इन तीनों मॉड्यूल को नहीं छोड़ सकते, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन तो आपके 4, 5 और 6 वाले मॉड्यूल से आएंगे। पहला मॉड्यूल आता है इस पर्टिकुलर स्लाइड का, मॉड्यूल नंबर 4, जो कि है क्रेडिट मैनेजमेंट का। सिर्फ 8.5 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको क्रेडिट मैनेजमेंट से ही आएंगे। ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑफर करेंगे जब आप एक क्रेडिट ऑफिसर बन जाएंगे। इसमें वर्किंग कैपिटल, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, एक्सपोर्ट फाइनेंस एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन उठाते हैं। रिटेल लोन्स जिसमें आपका हाउसिंग लोन वगैरह आ गया। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में भी हाउसिंग लोन के ऊपर क्वेश्चन आया था, रिस्क वेट के ऊपर क्वेश्चन आया था। ऐसे ही टर्म लोन की असेसमेंट कैसे होती है, जो आपके नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है, जहां पे बैंक का डायरेक्टली कोई पैसा नहीं जा रहा, बैंक कहीं ना कहीं गारंटी दे रहा है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में देता है, बायर्स एंड सप्लायर क्रेडिट, बैंक गारंटी, या फिर को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। इसके बारे में अगर आपको खुद पढ़ना है तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट सर्कुलर्स है, डिटेल सर्कुलर्स है, उनको पढ़ना है। और डिटेल सर्कुलर में भी एकदम चुपके से कोई चीज होती है ना, एकदम 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 साइड होती है, वहां से क्वेश्चन बना के पूछते हैं। ठीक है ना, तो डिटेल में इसकी पढ़ाई करनी है। सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ जी वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीसी क्या होता है, ओडी क्या होता है, ये मैंने पढ़ लिया तो मैं पेपर देने चले जाऊं, ऐसा नहीं होगा। एकदम डिटेल में जाके वो आपसे पूछेंगे। अगला मॉड्यूल आता है मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स। आपका जो इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स है, आईरैक नॉर्म्स है, जिसमें एनपीए की क्लासिफिकेशन होती है। पैसा किस तरीके से आपका मतलब आप उसको क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं, डे पास ड्यूज क्या होता है, एसएमए रिपोर्टिंग क्या होती है, वो सारी बातें इस आईरैक नॉर्म्स में है। 100% आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने डायरेक्ट करा हुआ है कि कुछ एरिया प्रायोरिटी सेक्टर है, वहां पर आपको लेंडिंग करनी है, तो क्या उसके परसेंटेज वगैरह है, यहाँ से 100% आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। एक्सपोजर नॉर्म, मैक्सिमम कितना एक्सपोजर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बैंक ले सकते हैं, अलग अलग क्लासेस डिफाइन कर रखे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत अच्छा चांस है। इसके बाद आईबीसी, सरफेसी एक्ट एंड डीआरटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के भी बढ़िया चांस है। लास्ट मॉड्यूल आता है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंट एक्ट, बेजल नॉर्म्स, जो कि आपको कितनी कैपिटल वगैरह मेंटेन करनी है उसके बारे में चर्चा करता है, बेजल नॉर्म इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंपनीज एक्ट के बेसिक प्रोविजन, बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, इसके भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। इसके बाद
गवर्नमेंट की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेसिफिकली स्कीम्स है ना बैंकिंग सेक्टर की, वहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे सीजीटीएमएससी वगैरह हो गया, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे जरूर आपके एग्जामिनेशन में। इसके बाद लास्ट एरिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में भी मिल जाएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन दिख जाते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें बहुत ही कम चांस है कि कुछ क्वेश्चंस क्या पता इस सिलेबस से बाहर है, बट मेजोरिटी क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में इसी सिलेबस से दिखने वाले हैं। तो आपको इस समय क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीजें तो कवर करके जानी, चाहे आप मुझसे पढ़े चाहे कहीं और से पढ़े, बट आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाना है अगर आप इस एग्जामिनेशन को सीरियसली देना चाहते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एरिया है उसमें इतने इजी लेवल के एग्जामिनेशन जनरली नहीं होते। सेबी है, पीएफआरडी है, सारे एग्जामिनेशन बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशन है। कहीं ना कहीं ये वाला पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन है डिफिकल्ट तो ये भी है, बट कंपेरेटिवली इसको क्रैक करना थोड़ा सा इजी है। ठीक है ना, आपको बस लेक्चर्स को देखना है। अप्रोक्सीमेटली आपके लेक्चर्स 60 आवर्स के होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर। इसके साथ कुछ आपके जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं जो थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ यार इस एरिया में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक मिसलेनियस फोल्डर भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा जहाँ पे कुछ लेक्चर्स कवर करे जाएंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप इतने में एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये 60 आवर्स अगर आप देने को रेडी हैं तो आपको जरूर इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए। अगर आपको कोर्सेज को रेफर करना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.caramaluthraclasses.com। यहाँ पे आपको पीएनबी के 2 कोर्स दिखेंगे, एक फुल कोर्स है 6499 का, और एक है सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स जो कि है 5000 रुपीज का। आज हमने इस कोर्स को लॉन्च करा है तो यहाँ पर आज कुछ डिस्काउंट कूपन चल रहा है। आपको कोड लगाना है लॉन्च का। जो हमारा फुल कोर्स है वो आपको पड़ेगा 3909 का, 3900 का, और जो प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स है वो आपको पड़ेगा 3000 रुपीज का। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन समाप्त होती है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, तो मैं आपका क्वेरी का भी रिप्लाई करूंगा। रात तक आपको सारे के सारे रिप्लाई आ जाएंगे। मैं शाम को बैठता हूँ इन क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए। अगर और कोई बात रह जाएगी तो उसको हम अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो क्यूआरई वाला पार्ट है उसके बारे में कल आपसे डिस्कस करा जाएगा। जो हमारे कॉन्ट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की फैकल्टी है वो आपसे कल डिस्कस करेंगे कि क्यूआरई में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे आगे आने वाली वीडियोस में। ओके, टाटा, बाय बाय।